गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 8 है हमारा आर्थिक सुधार। इसका पहला लेक्चर हमने पढ़ लिया, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें नया पॉइंट हमारा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अर्थात क्या? तो देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने की प्रक्रिया, जिसमें भारत दुनिया के देशों में खूब आर्थिक हमारे संबंध बढ़े हैं। विविध प्रकार की चीज़ वस्तुओं में, टेक्नोलॉजी में, विविध प्रकार के यंत्रों में, और सरकार ने ये सारे जो अर्थतंत्र को सुधारने के लिए अंकुश को क्रमशः कम करना या हटाया है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए इस प्रकार की खुली नीतियों को अपनाया है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अधिक कर्ज में डूबे हुए विकासशील देशों को उनकी संरक्षणात्मक आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया है, और भारत ने उद्योगों को रक्षण देने वाली आर्थिक नीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन भी दिया है। वैश्वीकरण के कारण आयात निर्यात के लाइसेंस प्रथा सरल बनी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनना और नियमों का पालन करना है, और भारतीय चलन को विविध देशों के चलन में कन्वर्ट करना है, और इस तरह से क्रय विक्रय को सरल बनाया है। देश के अर्थतंत्र में सीधा विदेशी पूंजी निवेश को विभिन्न क्षेत्रों पर एवं चरणों में अधिक से अधिक मुक्त किया है। भारतीय उद्योगपति, निवेशकर्ता और आर्थिक व्यवहारों को भी अधिक छूट दी है, जिससे वो अधिक से अधिक व्यापार कर सके। उत्पादक या व्यापारियों को, निवेशकर्ताओं को सरकार के नीतिगत तटस्थ बनी, अर्थात घरेलू उद्योगों की सुरक्षा भी प्रदान की है और उसमें परिवर्तन भी किए हैं। नेक्स्ट है अन्य देशों के साथ संस्कृति। हमने विदेशों के साथ व्यापार किया है, तो हमारी जो संस्कृति है वो भी क्या हुआ है, उसकी भी आदान प्रदान हुआ है। नेक्स्ट है भारत में विदेशी पूंजी निवेश। वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का एक महत्वपूर्ण कदम है। नियंत्रित तथा व्यवस्था में सरकारी देश की मौद्रिक आवश्यकता, जैसे कि उद्योगों की स्थापना और पूंजी निवेश, चीज़ वस्तु और टेक्नोलॉजी के आयात के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता इत्यादि हेतु विदेशी संस्थाओं या व्यक्तियों के पास से मदद लेना, क्योंकि विदेशी पूंजी निवेश पर नियंत्रण था। 1991 में खूब ही परिवर्तन किया और यह निवेश में छूट भी प्रदान की है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के प्रकार। इसके दो प्रकार है। जब विदेशी व्यक्ति या संस्था अर्थतंत्र में वस्तु या सेवा का उत्पादन विक्रय के क्षेत्र में सीधा पूंजी निवेश करें, तो प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कह सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में भारतीय सरकार या निजी कंपनी के शेयर खरीदकर प्रत्यक्ष भागीदार बन सकते हैं, और इस तरह से खुद का उद्योग स्थापित करके उसके मालिक भी बन सकते हैं। विदेशी संस्था के पूंजी निवेश। जब विदेशी निवेशकर्ता या वस्तु का उत्पादन, फैक्ट्री या धंधा की स्थापना करने के बदले मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, शेयर, बॉन्ड के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। इस तरह से अधिकतर ऐसे निवेश विदेश बैंकों और बीमा कंपनी में म्यूचुअल फंड इत्यादि के कंपनियों द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश। वैश्वीकरण के बाद भारत में विदेशी कंपनी द्वारा उत्पादन की विक्रय के क्षेत्रों में निवेश किया गया है, जिसे सीधा विदेशी पूंजी निवेश कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का स्वरूप। इसमें पहला है संस्था के निवेश के स्वरूप में ज़्यादातर स्थिर निवेश गिना जाता है, कच्चा माल संपत्ति के रूप में गिना जाता है, टेक्नोलॉजी के रूप में गिना जाता है, सीधा पूंजी निवेश के रूप में गिना जाता है, और संस्कृति उत्पन्न भी होती है। भारत में विविध आर्थिक प्रवृत्तियों में निवेशकर्ताओं को मिलाकर प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाया गया है। भारत का विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के समक्ष गृह उद्योगों को रक्षण करने के लिए आयात पर नियंत्रण किया है, और टेक्नोलॉजी, यंत्र और संसाधन का आयात का प्रमाण भी बढ़ाया गया। विविध प्रकार के जो अंकुश था उनको हटा दिया गया। आवश्यकता आयातों के भुगतान जैसे जरूरी विदेशी मुद्रा की कमाई हेतु निर्यात को प्रोत्साहन दिया है। सभी भारतीय वस्तु गुणवत्ता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नहीं टिक सकी, इसलिए विदेशी नीति के लिए इस प्रश्न का निकाल भी हुआ है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार नीति बनाने के लिए रोजगार का व्यापार आधार, समान छोटे और गृह उद्योगों का उत्पादन का विकास भी प्रोत्साहन दिया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता उत्पन्न होती है, और इसमें विविध प्रकार की समस्याओं भी समक्ष हमारे सामने आती है। इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखकर ये परिवर्तन भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट है भारत की विदेशी व्यापार नीति। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है वैश्वीकरण से पूर्व विदेशी व्यापार। यहाँ पर आर्थिक राजनीतिक ढांचों को व्यवस्थित करना है, विदेशी शासन को मुक्त करना है, विदेशी कंपनियों के समक्ष मानसिक विरोध था, उनके आयातों पर अंकुश था और देश का निर्यात भी खूब कम था। तो इसमें मिश्र अर्थतंत्र अपना गया और बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना की गई और बड़े पैमाने पर व्यापार किया गया और मुद्रा घट जाने के कारण चीज़ वस्तुओं की आयात पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण भी रखा गया। भारत में विदेशी व्यापार नीति में देश के उद्योगों के संरक्षण पर क्या किया गया, जोर दिया गया, अंकुश लगे और निर्यात बढ़ाकर विकास करने का विचार आया। जैसे कि कृषि उपज, हस्तकला, आभूषण, ये सारी चीज़ों का हमारे देश में निर्यात किया गया। विदेशी मुद्रा सरकार अंकुश में रखा गया और अवमूल्य निर्यात बढ़ाने की नीति अपनाई गई और जो महंगी होने से कमी नहीं की गई और खर्च बढ़ा, लेन देन की तुलना में घाटा हुआ। शुरुआत में प्रतिस्थापन आयात को घटाकर ऐसी व्यूहरचना अपनाई और स्थापन वस्तु अपने देश में ही उत्पन्न करने की नीति अपनाई गई। वैश्वीकरण के बाद में विदेश व्यापार की नीति में बताया गया 1991 में विविध प्रकार के संरक्षण और परिवर्तन आए। लाइसेंस को सरल बनाया, विविध प्रकार के आयातों पर अंकुश को हटा दिया गया तथा कम कर दिया गया है और निजी क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तथा छोटे पैमाने के उद्योग के क्षेत्रों पर खूब ही सहायता तथा सहयोग दिया गया है। और 1995 में एक सदस्य बना मार्गदर्शन के अनुसार कानून भी बदले गए। आर्थिक सुधार का मूल्यांकन 1991 में ऐसा बताया गया कि स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था की ओर से आर्थिक सुधार के रूप में भी जाने जाते हैं। 1951 में आर्थिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व खुद बढ़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं। 25 वर्ष के अनुभव के बाद में परिवर्तन मूल्यांकन करने पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट है आर्थिक सुधार में अनुकूल प्रभाव। भारत ने आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को खूब अपनाया है और जिससे कीमत निर्धारण, वेतन निर्धारण, ब्याज निर्धारण अंकुश को मुक्त किया है और सरकार में अंकुश को कम करके उत्पादन में पूंजी निवेश किया गया है। पहला पॉइंट है देश के ग्राहकों में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली वस्तु आसानी से सस्ती कीमत पर मिलेगी, मुद्रा का भंडार में वृद्धि होगा, निर्यात में वृद्धि होगी, विदेशी कर्ज का बोझ घटेगा, बड़े पैमाने पर निवेश द्वारा निजी क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार बढ़ेंगे, हम लोगों में गरीबी बेरोजगारी की समस्या दूर होगी और साधनों में भी गतिशील होगी, भ्रष्टाचार, नौकरशाही और विलंब ये सारे क्रमशः घटेंगे। इस तरह से अंकुश और पूंजी की कमी हुई है, वस्तु एवं सेवाओं में घटी और विविधता में वृद्धि हुई है। अन्य देशों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक संबंध अधिक मजबूत हुए। आर्थिक सुधार के प्रतिकूल और प्रभाव। छोटे पैमाने गृह उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में खूब अधिक खर्च किया है। वैश्वीकरण की शुरुआत हुई है, उत्पादन कार्यक्षम बने। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र में सब्सिडी घटी है और इसमें आधारभूत सुविधाओं में उत्पादन खर्च में वृद्धि कर दी गई है। चौथा है चलन का निर्धारण, जैसे कि उनके मूल्य में बदलाव रखना है। हम एक जगह से दूसरे जगह या दूसरे देश में व्यापार करने जाएं तो हमारा रुपया है, उनका डॉलर है, तो हमें क्या करना पड़ता है, आरबीआई द्वारा इसे कन्वर्ट कराना पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बड़ी कंपनियों के नीचे आपूर्ति देने की नीति अपनाई है और WTO ने विविध प्रकार के देशों में वस्तु का निर्यात करके चुनौतियों का सामना भी किया है। निजीकरण के कारण बड़े पैमाने पर जिनकी सड़कें, बिजली, पानी, कच्चे माल आदि की सुविधा भी तंगी से सर्जित हुई है। आठवां, आर्थिक असमानता में खूब वृद्धि हुई है। प्राथमिक वस्तु सेवा के स्थान पर मौज शौक की वस्तुओं का उत्पादन विक्रय बढ़ा है। 10वां है सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का व्यापन को खूब ही नुकसान पहुंचा है। तो बच्चों ये लेसन नंबर 8 है हमारा, ये कंप्लीट हुआ। स्वाध्याय में जो भी प्रश्न उत्तर है, विकल्प हैं, एक एक वाक्य के हैं, संक्षिप्त में है और लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर है, उनको लिखना है तथा याद करना है। थैंक यू।